हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि आपने टैली प्राइम के सीरीज़ में अपने पिछले वीडियो में सीखा कि कैसे हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कंपनी का डेटा पाथ चेंज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने सीखा। तो आफ्टर कंपनी क्रिएशन हम कुछ और चीज़ें ही कर पाएंगे। जब तक आप कंपनी क्रिएशन नहीं करेंगे टैली में, तो उसके बाद आप कोई ऑप्शन ही नहीं देख पाएंगे उसमें। ठीक है, तो जब तक कंपनी क्रिएट नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर के जितने भी ऑप्शंस है वो चालू करके नहीं देख पाएंगे, जैसे कि ऑल्टरेशन, क्रिएट, रिपोर्ट्स। ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी क्रिएशन के बाद ही ये सारी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का वीडियो है इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं वो हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं, फिर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो आज का एजेंडा है हमारा वो क्या है देखते हैं। सबसे पहला है, देखिए, जब टैली में हम काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि जब टैली पे काम करना है तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड। जो कि डाउनलोड हमने करना सीख लिया, उसमें सेटिंग्स जो जो करनी थी वो सारी चीज़ें हमने सीख ली फर्स्ट वीडियो में ही। ठीक है, तो सबसे पहला जब टैली इंस्टॉल हो गया तो इंस्टॉल होने के बाद हमने सीखा कि कंपनी कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, कंपनी क्रिएशन। जब कंपनी क्रिएशन हो गया तो कंपनी क्रिएशन के बाद हम क्या करते हैं, मास्टर क्रिएशन। और जब मास्टर क्रिएशन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस पास करेंगे। और जब ट्रांजैक्शंस पास हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे। तो किसी भी कंपनी में अगर आप करते हैं तो मेनली आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला कंपनी क्रिएशन, उसके बाद मास्टर क्रिएशन, उसके बाद ट्रांजैक्शन पास होता है, उसके बाद रिपोर्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने पार्ट तो सीख लिया, कंपनी क्रिएशन। अभी हमें दूसरे पार्ट पे पहुंचना है, मास्टर क्रिएशन में। तो अभी हम इस पे नहीं पहुंचे, ठीक है ना। अभी ये आगे के स्टेप्स हैं जो कि मैंने लिखा है कि एक जो फॉलो बनता है अकाउंटिंग में वो ऐसे बनता है, सबसे पहला कंपनी क्रिएशन, उसके बाद मास्टर क्रिएशन, उसके बाद ट्रांजैक्शन पास होता है, उसके बाद रिपोर्ट्स हम देखते हैं। ठीक है ना, तो जो भी टैली पे काम करते हैं उनको इन चारों स्टेप्स पे चलना पड़ता है। ठीक है, जब तक वो कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो मास्टर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जब तक वो मास्टर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो ट्रांजैक्शंस पास नहीं करते, जब तक वो ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे तब तक रिपोर्ट क्या से देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो एजेंडा है हमारा है वो है कि पहले हम समझेंगे कि लेजर्स क्या होते हैं, एक एक चीज़ उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि ग्रुप क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न होता है कि लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। टैली में बहुत सारे लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज उनको एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे और एक एक चीज आपको डीपली क्लियर होगा कि ये ऑप्शन ये होता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी आपको एक एक चीज प्रॉपर मैनर में क्लियर होगी। अगर आप बढ़ा के देखेंगे या बीच से कहीं से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि टैली हर कोई सीख सकता है, चाहे वो साइंस साइड से हो, चाहे कॉमर्स साइड से हो, चाहे आर्ट साइड से हो। कॉमर्स वाले तो बेसिकली सीखते ही सीखते हैं, तो साइंस साइड से है चाहे आप आर्ट साइड से हो, अगर आप इसको डीपली एक एक चीज़ को समझते हैं तो कंफर्म मैं कह सकता हूं कि आपको अगर अकाउंटिंग का जीरो नॉलेज भी है ना, तब भी अगर इन सब चीज़ों को आप एक एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप टैली पे आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। और इस वीडियो को मैंने बिल्कुल ऐसे तैयार किया है कि बिल्कुल आपको, अगर कोई जीरो लेवल वाला भी कोई व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं कि अकाउंट्स होता है क्या है, वो भी इस चीज़ को अगर समझता है, कॉन्सेप्ट को पूरे ध्यान से एक एक चीज़ को क्लियर करता है, तो वो आराम से टैली में काम कर पाएगा। उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, वो आराम से एंट्री कर पाएगा। मानता हूँ कि थोड़ा बहुत उसको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, मानता हूँ मैं भी, क्योंकि जब तक अकाउंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होता तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक उसको लेजर और ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी तब तक वो एंट्री कहाँ से पास कर पाएगा उसमें, टैली में।
ठीक है ना। प्लस मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इसका अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो नॉलेज है उसका हम एक अलग से प्ले लिस्ट बनाएंगे और उस प्ले लिस्ट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, उसमें डबल एंट्री मोड क्या होता है, सिंगल एंट्री मोड क्या होता है जब हम एंट्री करते हैं टैली में। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ करने में थोड़ा एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको सीक्वेंस में हर चीज़ मिलेगा, ये नहीं कि आगे पीछे मैं करूँगा, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको चलाऊंगा, ठीक है। तो इसको एक लाइन से सीक्वेंस से आप देखिए और वीडियो को बढ़ा के मत देखिए, एक एक आराम से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अगर बढ़ा के देखेंगे या बीच से कहीं से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, सबसे पहले लेजर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ग्रुप इन्फॉर्मेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट होगा, प्रैक्टिकल एक भी चीज हम नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है ना। और ये जो मैंने लिखा ना लेजर इन्फॉर्मेशन में, देखिए अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता, लेकिन नहीं, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिर का क्यों जरूरी है लेजर, ग्रुप क्यों जरूरी है हमारे टैली में। पहले जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप ये कर पाएंगे कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से हमें इसकी जरूरत है टैली में। अगर किसी चीज का महत्व ही नहीं पता कि उसका यूज क्या है तो फिर आप उसका यूज ही क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखा है, सिर्फ लेजर इन्फॉर्मेशन, ग्रुप इन्फॉर्मेशन, इसमें तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगा। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें देखिए मैं आपको एंट्रीज करके सिखाऊंगा कि एंट्रीज कैसे की जाती है। लेकिन ये जो लेजर्स के जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जितने भी ग्रुप्स होंगे, इसका एक पीडीएफ तो मिलेगा ही आज आपको, ठीक है ना। जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा पीडीएफ, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एक अलग से आपको पीडीएफ मिलेगा जिसमें सभी लेजर्स के क्या ग्रुप होंगे वो सारे मिल जाएंगे। प्लस जो जो ग्रुप के मतलब ग्रुप्स हैं टैली में, उन सभी का एक एक एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे। उसका प्लेलिस्ट अलग बनेगा। उस प्लेलिस्ट में मैं आपको A to Z टोटल 28 जितने भी ग्रुप्स हैं इसमें, उन सभी के बारे में एक एक एग्जाम्पल के साथ एक एक वीडियो में हम समझेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारे चीज सिखा दूंगा, एक एक वीडियो में हम एक एक एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, ठीक है। इसमें अभी आप समझ लीजिए कि A to Z कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन जो लेजर का जो ग्रुप का इंफॉर्मेशन है उसका मैं एक एक कॉन्सेप्ट वाइज एक वीडियो अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा। इसमें तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके बारे में कि ग्रुप्स क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, उसके 2800 ग्रुप्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज दूंगा इसमें। लेकिन एक एक जो इन्फॉर्मेशन वाइज वीडियो रहेगा वो एक अलग से प्लेलिस्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सभी लोग जानते हैं जो अकाउंट साइड से हैं, तो सबसे पहले उन्हें पता है कि जब हम कोई भी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें ये पता है कि सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी क्या की जाती है, जर्नल एंट्रीज। क्या की जाती है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद क्या करा जाता है, उनका लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट क्या बनता है हमारा, बैलेंस शीट, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है, जर्नल, फिर उसके बाद बनता है लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये जब मैनुअल अकाउंटिंग हम करते हैं तो इतना सारा स्टेप हमें करना पड़ता है। और मैनुअल अकाउंटिंग में ज्यादातर संभावनाएं हैं कि गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में हो सकता है, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेजर। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। अब जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आया वो हिंदी में पढ़िए। जिस बुक में किसी बिजनेस के सभी लेन देनों का वर्गीकृत और स्थायी रिकॉर्ड होता है उसे लेजर कहा जाता है। मतलब कि ध्यान से समझ, जैसे जर्नल एंट्रीज होने के बाद अब उसको हम किस में पोस्ट कर देते हैं, लेजर में। लेजर का मतलब एक अकाउंट खोलना, खाता खोलना। जैसे कि उसमें जितने भी, मान लीजिए आपने जर्नल एंट्रीज की है बहुत सारी, अब उसमें जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको अलग एक अकाउंट बना दिया जाएगा। जितने भी क्रेडिट बेस्ड पे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको अलग रख दिया जाएगा। जितने भी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उनको अलग रख दिया जाएगा। इस तरीके के जो मतलब
क्लासिफाई कर दिया गया ना, एक एक अकाउंट बना करके, उसी को क्या कहा जाता है, लेजर। ठीक है, अब एक और चीज समझ लीजिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग करते वक्त हम अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बिजनेस के सारे लेन देनों को जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे मैंने जर्नल एंट्री समझाया आपको। ठीक है, जिसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है, जर्नल में डेली के ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह किसी पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें जर्नल से नहीं मिलती, जो कि सही है। जर्नल एंट्रीज में तो सारी एंट्रीज होती है ना, सेल्स की, परचेज की, कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, हर एक ट्रांजेक्शन उसमें सारी रिकॉर्डेड रहती है ना। तो उसमें हम पर्टिकुलर चेक नहीं कर सकते ना कि कैश में कितने ट्रांजेक्शन हुए, बैंक से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन हुए। लेकिन वही अगर उनका सेपरेट एक खाता बना दिया जाए कि बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उनके इतने ये अमाउंट है, तो हमें तुरंत पता चल सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मान के चलते हैं कि डोमिनोज का एग्जांपल लेके चलिए। डोमिनोज में जैसे मान लीजिए कि दिन भर में 100 कॉल आए, 100 में से मान लीजिए कि 25 हमारे पास ऐसे ही कॉल आए, बस मतलब उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, तो जो रिकॉर्ड वो रखेंगे वो 75 लोगों का ही रखेंगे ना, जिन्होंने ऑर्डर दिया। अब जब लास्ट में जब रिकॉर्ड रख करके उन्होंने रखा, मतलब कॉपी में रिकॉर्ड रखा उन्होंने, या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड रखते हैं वो रिकॉर्ड रखा उन्होंने, जब लास्ट में अमाउंट चेक करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि इतने का आज मेरा सेल हुआ। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम लेजर्स क्रिएट करते हैं तो लेजर से हमारा ये फायदा होता है कि हमें पर्टिकुलर एक एक चीज पता चल जाता है कि बैंक से कितना लेन देन हुआ, हमारे पास एसेट्स कितने खरीदे या बेचे गए, हमारे पास क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए, ये सारी चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप हमारे सारी चीजें पता चल जाती है। कैश में कितना पैसा आया, कितना गया, ये सारी चीजें हमें एक एक जो है अकाउंट्स हमें पता चल जाता है। क्लियर है। तो नीचे आगे पढ़िए। इस तरह किसी पर्टिकुलर अकाउंट यहाँ पे इस तरह किसी पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें जर्नल एंट्री से नहीं मिलती है। ठीक है, जर्नल एंट्री करने के बाद हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का मतलब होता है शिफ्ट करना या ट्रांसफर करना एक पर्टिकुलर अकाउंट या हेड में। इसमें होता है ये कि एक ही नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको एक ही जगह रखकर उनका एक अकाउंट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल समझाया, इसे ही लेजर कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक अकाउंट से संबंधित सारे लेन देनों की जानकारी एक बार में एक जगह ही मिल जाए। लेजर बहुत ही यूजफुल बुक है जो किसी भी इंटरप्राइज के लिए बहुत जरूरी है। इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को पहले जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर फाइनली उसे लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। समझ में आ गया। तो इससे फायदा हो जाता है आपको कि जो भी कैश से रिलेटेड आपको लेन देन हुए तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हो एक जगह ही मिल जाएंगे, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए। लेजर मीन्स अकाउंट। अकाउंट का मतलब खाता होता है। अब जो पीछे आपने पढ़ा वो अकाउंट्स की भाषा में थी, जो अकाउंट्स में बोला जाता है कि लेजर क्या होता है। अब वही चीज अगर टैली में देखा जाए तो लेजर मीन्स अकाउंट खाता होता है जो कि हमें टैली प्राइम में खोलना होता है। मॉडर्न अकाउंटिंग की भाषा में इसको हम लेजर क्रिएट करना भी कहते हैं। मतलब कि साफ शब्दों में कहा जाए तो अकाउंट खाता खोलने को ही हम लेजर बनाना कहते हैं। देखा जाए तो लेजर एक तरह का अकाउंट होता है जिसकी मदद से हम टैली में वाउचर एंट्री करते हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि टैली में एंट्री करने के लिए पहले आपको लेजर क्रिएट करना होता है। जब तक आप टैली में लेजर्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री आप पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में दो लेजर्स ऑटोमेटिक बने हुए होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पास ऑलरेडी लेजर क्रिएट होता है टैली में, इसको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है तो आप ऑल्टर में जाके चढ़ा सकते हैं, वहां से जाके। क्लियर हो गया। इन लेजर की मदद से हम टैली में एंट्री को बहुत आसानी के साथ बिना लेजर क्रिएट किए बिना आप एंट्री को पोस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक आप लेजर्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्री डिफाइंड लेजर्स। अब हमारे पास जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया कि हमारे पास ऑलरेडी 2 लेजर्स क्रिएटेड होते हैं
कौन कौन सा, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहला आपको देखिए क्या है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ के चलिए कि ऑल लेजर्स हैव टू बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। अभी ग्रुप्स क्या होते हैं वो आगे समझ में आएगा, मतलब ये अभी समझ लीजिए कि जो भी लेजर बनता है उसका कोई ना कोई ग्रुप होता है, ठीक है। देयर आर टू प्री डिफाइंड लेजर्स इन टैली प्राइम, फर्स्ट वन इज कैश लेजर एंड सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दो चीज समझ लीजिए कि कैश लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर में क्या होता है। द कैश लेजर इज ग्रुप अंडर कैश इन हैंड। तो कैश का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, कैश इन हैंड। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेजर होता है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर इज ग्रुप अंडर प्राइमरी। ये इसका जो ग्रुपिंग होता है वो प्राइमरी रहता है। यू कैन एंटर द ओपनिंग बैलेंस एज ऑन द डे ऑफ बुक बिगिनिंग। मतलब कैश का जो बिगिनिंग मतलब बैलेंस होता है, मतलब जब शुरुआत में आप जो एंट्री जब करते हैं, शुरुआत जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उस समय जो कैश का जो बिगनिंग अमाउंट है अगर वो आप डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ऑल्टर में जा करके ओपनिंग बैलेंस चढ़ा सकते हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पिछले साल का जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होता है, जो बैलेंस आता है वो आप ओपनिंग बैलेंस में एज ए बैलेंस आप वहाँ पे ओपनिंग चढ़ा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और नेक्स्ट है दिस लेजर कैन बी ऑल्टर एंड डिलीटेड। कैश के लेजर को आप ऑल्टर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस के जो लेजर है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते और मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ये बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप ही रहता है। क्लियर है, ठीक है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस इसमें भी चढ़ा सकते हैं और ओपनिंग बैलेंस इसमें भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बस कैश के लेजर को आप डिलीट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब हम लेजर क्रिएट करने जाते हैं टैली में, तो एक स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि जब आप टैली में लेजर क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे लेजर का नाम आता है और उसका अंडर ग्रुपिंग किया जाता है, ठीक है। ग्रुपिंग अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो चीज आगे अभी समझ में आएगी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिख जाते हैं कि ये जो सैलरी अकाउंट आपने बनाया है लेजर, ये किस ग्रुप के अंदर जाएगा वो आपको डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट, अब देखिए कोई भी बिजनेस है, ठीक है ना, चाहे वो सर्विस, चाहे आपका गुड्स या फिर मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, वो मेनली ये 4 रिपोर्ट्स रखती है और मेंटेन करती है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला है एसेट्स, कि हमारी कंपनी में एसेट्स कितने हैं, इसको वो मेंटेन रखता है, मतलब रिकॉर्ड रखता है अपने पास, ठीक है। दूसरा लायबिलिटीज कितनी है, तीसरा इनकम कितना आया हमारे पास, और चौथा एक्सपेंस। मेनली यही 4 हम टैली में भी रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने पीछे 4 जो चीजें समझाई, उन्हीं 4 चीजों पे डिपेंड करता है हमारा ग्रुप इन टैली प्राइम, ठीक है। टैली प्राइम में कंपनी बना लेने के बाद हमें प्रत्येक किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस के लेजर बनाने होते हैं, ठीक है। जब टैली प्राइम में हमारा क्या बन चुका है, कंपनी बन चुका है, तो हमने पहले पीछे पढ़ा ना कि लेजर बनाना होता है, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शंस के लेजर बनाने होते हैं, ठीक है, क्योंकि टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में पहले ही से ही 28 ग्रुप बने होते हैं और बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस इन्हीं में से किसी ना किसी ग्रुप के अंतर्गत इंटर किए जाते हैं। जब लेजर बन रहा था, हमने पीछे एक स्क्रीन पे आपको दिखाया कि जब लेजर का नाम हमने ऊपर लिखा था तो उसका कोई ना कोई ग्रुप चूज करना पड़ता था, तभी वो चीज एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक आपको ग्रुप का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक आप कोई भी एंट्री पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टैली में हम जो भी नया लेजर बनाते हैं उसे किसी न किसी ग्रुप के अंडर रखना होता है और ग्रुप का सही निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि
इसी पर हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है। अगर ग्रुप ही गलत होगा या हो जाएगा तो यह सब भी सही रिजल्ट नहीं देंगे। अतः हमें लेजर बनाते समय सभी ग्रुप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह हम कह सकते हैं कि टैली सीखने के लिए ग्रुप पहला स्टेप है। ठीक है ना। मतलब आप कुछ भी कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप अब जैसे इनकम या रिसीव कर रहे हैं कुछ भी चीज़, तो जब तक आपको ग्रुप का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा, अगर आपने उसका ग्रुपिंग ही गलत कर दिया तो ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस सही दिखेगा, ना आपका ट्रेडिंग अकाउंट सही से दिखेगा, ना बैलेंस शीट सही दिखाएगा। सारा बिजनेस का जो आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, जो मेंटेन आप कर रहे हैं, सब चीज़ खराब दिखेगा। खराब दिखने का मतलब जब ग्रुपिंग ही गलत हो गया, मान लीजिए जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस था उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रख दिया, जो आपका इनकम था उसको लायबिलिटी में रख दिया, तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप टैली में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम करने का मतलब जब तक आप एंट्री से नहीं पास करेंगे, जब तक आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका ना ट्रेडिंग बनेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ना बैलेंस शीट बनेगा। तभी तो आप रिपोर्ट्स देख पाओगे। जब तक आप एंट्री नहीं करोगे, एंट्री करोगे तभी तो आप रिपोर्ट्स पे जाओगे लास्ट, जो कि मैंने शुरुआत में बताया आपको, जो 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कंपनी क्रिएशन, उसके बाद मास्टर क्रिएशन। तो मास्टर क्रिएशन के अंतर्गत ही ये चीज आता है हमारा। ठीक है ना। जो आप लेजर्स क्रिएट करते हैं और जो ग्रुपिंग वगैरह देते हैं ना, वो हमारा मास्टर्स के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नीचे पढ़ लीजिए, जिनको हिंदी में थोड़ा दिक्कत हुआ तो नीचे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ दिस सेम नेचर। टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट 28 ग्रुप, 28 ग्रुप्स which are used in the chart of account. Out of 28 predefined groups in Tally, 15 groups are primary groups and 13 groups are subgroup. The different types of group are, अब इसको आगे हम समझते हैं। अब देखिए ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसको एक इजी भाषा में समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या फिर घर का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको ग्रोसरी का सामान लेना हुआ तो आपने एक हेडिंग डाल दिया ग्रोसरी। ग्रोसरी से रिलेटेड जितने भी सामान होंगे उसके अंडर आपने लिख दिए। ठीक है, फिर आपको कलर्स खरीदने थे तो आपने कलर एक हेडिंग डाला और उसके अंडर आपने बहुत सारी चीजें लिख दी कि मुझे ये कलर लेने हैं। फिर आपने लिखा कि मुझे फ्रूट्स चाहिए तो फ्रूट्स मैंने लिख दिया और हेडिंग और एक तरीके से, और उसके जस्ट नीचे मैंने फ्रूट्स के नाम लिख दिए। तो जब मैं बोलता हूं कि बताओ कि फ्रूट्स में क्या क्या खरीदा आपने, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फ्रूट्स में बताओ क्या क्या खरीदा, तो आप बस हेडिंग देखोगे कि हेडिंग कहाँ है फ्रूट्स लिखा हुआ। तो जैसे आपको फ्रूट्स मिला तो आपने तुरंत चेक करके बता दिया कि इसमें ये चीजें हमने खरीदी है। तो जब ग्रुपिंग करते हैं ना किसी भी चीज का, तो ग्रुपिंग से आपको ये फायदा हो जाता है कि अगर उस ग्रुप के अंडर आप गए तो उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हुई है वो सारी चीज आपको वहां पे दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड आपने कई सारे लेजर क्रिएट किए। अब मुझे चेक करना है कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सा चीज इसमें आया है, इंक्लूड हुआ है। तो मैं सारा एक जगह, जैसे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेजर चूज करूंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी एंट्रीज पास हुई है, जितने भी लेजर्स क्रिएट हुए, सारे आपको वहां पे शो हो जाएंगे। ये एक ग्रुप का फायदा होता है। समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए। आप देखिए करंट एसेट्स में जो हमारा एक क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। करंट एसेट क्या है, प्राइमरी ग्रुप। उसका सब ग्रुप कौन कौन से है, जैसे कि कैश इन हैंड, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा स्टॉक इन हैंड और चौथा सन्ड्री डेटर। ठीक है, ये सारे हमारे किसके अंडर आते हैं, सब ग्रुप के अंदर। ये जो 4 एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए यहाँ पे नीचे, ये सारे क्या है आपके सब ग्रुप्स। क्लियर हो गया। और इसमें प्राइमरी ग्रुप कौन सा रह गया, करंट एसेट। अब इसको आगे और समझिए तो और आपको समझ में आएगा कि क्या है ये चीज। नेक्स्ट, प्राइमरी ग्रुप्स। अब प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं वो देखिए। आउट ऑफ द 15 प्राइमरी ग्रुप्स, टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 28। 28 में से हमारे पास 15 जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स। कितने ग्रुप होते हैं, प्राइमरी 15 जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। 9 प्राइमरी अपेयर इन द बैलेंस शीट। जो 9 प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, बैलेंस शीट में। दैट आर कैपिटल इन नेचर, उसका जो नेचर होता है कैपिटल नेचर का होता है। एंड 6 ग्रुप्स जो होते हैं अपेयर अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच आर रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन टैली। अब मैं आपके सामने लिस्ट शो करता हूं कि कौन कौन से
प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये जितने भी हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं ये हमारे बैलेंस शीट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या 9 हमारे क्या होते हैं जो बैलेंस शीट के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है ब्रांच डिवीजन, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा है लोन्स एंड लायबिलिटी, और चौथा है आपका सस्पेंस अकाउंट, पांचवा है करंट लायबिलिटी, और छठा है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट, ठीक है। ये ब्रैकेट में एसेट है, क्लियर हो गया। इसके बाद 11th है करंट एसेट, मतलब 11th नहीं, 4th, 5th हो गया आपका 3 3 6 7, 7th हो गया आपका करंट एसेट्स, और उसके बाद 8th हो गया आपका फिक्स्ड एसेट, और 9th हो गया इन्वेस्टमेंट। तो ये 9 आपके जो हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो आपके क्या है प्राइमरी ग्रुप्स जो कि बैलेंस शीट के अंतर्गत आते हैं। और जो बचे हुए आपके 6 हैं वो क्या हो गए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं, क्लियर हो गया। तो ये आपके 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं जो आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा सब ग्रुप्स। तो जो सब ग्रुप्स होते हैं आर पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। जो सब ग्रुप्स होते हैं वो भी किसके पार्ट है प्राइमरी ग्रुप्स के। सब ग्रुप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 13 ग्रुप्स। तो 15 आपके टोटल कितने होते हैं 28, 15 हो गए आपके प्राइमरी ग्रुप्स और 13 होते हैं आपके सब ग्रुप्स। अब लिस्ट ऑफ सब ग्रुप्स इन टैली जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है ये आपके 13 सब ग्रुप्स हैं जो टैली के अंतर्गत आते हैं। अब जो भी मैंने आपको अभी समझाया पीछे 15 प्राइमरी ग्रुप्स और ये आपके 13 सब ग्रुप्स। अब मैं आपको एक वर्क देता हूं यहीं पे, आप अपने सिस्टम में टैली चालू कर लीजिएगा, ठीक है। और टैली को चालू करने के बाद आप एक चीज माइंड में सेट रखिए कि जितने भी प्राइमरी और सब ग्रुप्स है ये हमारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है चार्ट्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। तो टैली को ओपन होने देते हैं। अब देखिए हम एजुकेशन मोड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट दिखता है। इसके अंदर आ जाइए, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में चले जाइए, ग्रुप्स में। किसमें चले जाइए ग्रुप्स में। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप। इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं अब एक एक के अंडर आप जाके चेक कीजिए तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा हमारा प्राइमरी है और कौन सा सब ग्रुप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका करंट एसेट क्या है प्राइमरी है, ठीक है। और वही अगर आप कैश में चले, यहां से मैं कैश इन हैंड में चलता हूं तो कैश इन हैंड आपका क्या है एक सब ग्रुप और उसका प्राइमरी ग्रुप तो हमारा करंट एसेट था ना। तो देखिए इसका अंडर किसके रखा गया है करंट एसेट के। समझ में आ गया। तो जो जो प्राइमरी होंगे देखिए जैसे मैंने अभी बोला ना करंट एसेट लिया तो देखिए करंट एसेट का क्या शो कर रहा है यहाँ पे प्राइमरी। तो करंट एसेट हमारे लिए क्या है प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए हम लेके चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हमारा क्या है प्राइमरी, ठीक है। तो यहां से आप एक एक चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्राइमरी है और कौन सा सब ग्रुप है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन तो आप डायरेक्टली यहां पे आइए और चेक कर सकते हैं। एंटर बस प्रेस कर दीजिए उसके यहां पे आकर के। जैसे मान लीजिए मुझे जानना है कि करंट एसेट मेरा क्या है तो उसके पे आकर के आप बस एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है प्राइमरी है या सब ग्रुप है। क्लियर हो गया। अभी मैं क्रिएट करना नहीं सिखा रहा, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आप कहां से आके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस अपने स्क्रीन पे। अब एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा। बेसिकली देखिए हमने पढ़ा अभी कि 28 होते हैं लेकिन 34 हमारे पास टोटल ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं 34। अब पूछेंगे ऐसा कैसे। तो यहां पे चलिए वापस से मैं आपको टैली की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो देखिए जब हम लेजर क्रिएट करने चलते हैं, लेजर क्रिएट में चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे सैलरी। तो सैलरी हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए आपके सामने दिख रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक, और ऊपर ही देखिएगा तो एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। सेम वैसे इनडायरेक्ट इनकम है तो यहां पे भी देखिए इनकम इनडायरेक्ट लिखा हुआ है।
तो दो तो आपको यहीं पे दिख गए इसके, है ना। तो वैसे ही और भी जो भी आपके होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे कि इनकम का होगा तो इनकम का दिखेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का होगा तो इनडायरेक्ट इनकम दिखेगा, और इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड एक्सपेंस से रिलेटेड होगा तो एक्सपेंस से रिलेटेड दिखेगा, ठीक है। देखिए जैसे आपके सामने लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे कि इनकम एक लिखा है डायरेक्ट और लिखा है इनकम इनडायरेक्ट, क्लियर हो इतना। वैसे ही एक्सपेंस इनडायरेक्ट, एक्सपेंस डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये चार तो यहां पे आपको दिख गए, दो ये और दो ये, चार, तो 28 चार कितने हो गए 32। तो दो और होंगे इसमें, आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप क्रिएट करने बैठेंगे ना तो वहां पे आपको बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। तो अभी बैक करते हैं इसको। तो आप यहां पे टैली के स्क्रीन पे जाके ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, वो प्राइमरी ग्रुप्स आपको यहाँ पे सामने मैंने दिखा दिया, स्क्रीन पे शो करवा दिए। पीछे तो हमने सारी चीज समझ ही लिया। तो लिस्ट ऑफ सब ग्रुप्स में जो टैली में होता है वो ये होते हैं हमारे पास सामने 13 सब ग्रुप्स हैं उसके, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िए तो यहाँ पे आपको देखिए सामने दिख रहा है प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप्स में जब देखेंगे आप, तो प्राइमरी ग्रुप्स में ये आपके सामने है, और उसके जो सब ग्रुप्स हैं वो ये है। अब इसके बाद जो सब ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि प्राइमरी ग्रुप्स कैन नॉट बी डिलीटेड। जितने भी प्राइमरी ग्रुप्स हैं हमारे टैली में उनको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्री डिफाइन हमारे पास सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक ओडी, कैश इन हैंड, ये सारे जो आपके सब ग्रुप्स हैं वो अंडर किसके किसके हैं वो आपको यहाँ पे सामने शो हो गया, ठीक है। और इसका भी नोट पढ़ लीजिए, द सब ग्रुप्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। जो सब ग्रुप्स होते हैं वो किसके होते हैं, पार्ट बैलेंस शीट के। और सब ग्रुप्स यू कैन डिलीट, जितने भी सब ग्रुप्स है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने प्राइमरी ग्रुप्स है उसको डिलीट आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑल्टर भी नहीं कर सकते। ऑल्टर करने का मतलब जैसे कि प्राइमरी ग्रुप है उसका, तो उसका आप चेंज नहीं कर सकते, वो प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि जब हमने अभी देखा, जब हम लेजर क्रिएशन के विंडो पे गए तो वहां पे देखिए मैंने आपको दिखा ना कि जैसे हमने कोई नाम दिया था सैलरी। अब सैलरी का कोई ग्रुप चूज तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो जब तक आप ग्रुप चूज नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां से आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कोई ना कोई ग्रुप आपको चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑप्शनल नहीं है कि आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाए, नहीं। जब तक ये आप फिलअप नहीं करेंगे जब तक आपका लेजर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एंड ऑफ लिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाएं। इनमें से कोई ना कोई आपको ग्रुप चूज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्रुप चूज कर ले, वो आप डिपेंड करता है कि जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन आप पास करना चाह रहे हैं उसका ग्रुप क्या होगा। जब तक ग्रुप्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा जब तक आप ये एंट्री पास कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑल ग्रुप्स जो है टैली प्राइम के अंतर्गत उन सभी के एक एक ग्रुप्स के बारे में अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप कब यूज किया जाता है। अभी मैं आपको इसका एक एक इंफॉर्मेशन दे तो रहा हूं, लेकिन प्लस मैंने आपसे कहा कि इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम एक एक वीडियो में एक एक जो इसके ग्रुप्स हैं उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे और प्रैक्टिकली करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी। अब कैपिटल क्या होता है कि किसी व्यवसाय में कैपिटल का अर्थ उस राशि से है जो व्यवसाय को प्रारंभ करते समय, मतलब स्टार्ट करते समय व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाई जाती है। अर्थात जिस रुपए से मालिक व्यवसाय प्रारंभ करता है उसे कैपिटल कहते हैं। मतलब जब बिजनेस स्टार्ट होता है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है ऑनर, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, तो कैपिटल के अंतर्गत ही आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है। यह कैपिटल ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है ना। कैपिटल ग्रुप का सब ग्रुप है। कैपिटल हमारा क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है ना, और उसी का सब ग्रुप क्या है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस।
तो सब ग्रुप है, इसके अंतर्गत आरक्षित और अधिशेष से संबंधित खातों को रखा जाता है, जैसे जनरल रिजर्व, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व, ईटीसी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो चलते हैं टैली में और यहाँ पे चलते हैं ग्रुप में। मैं आपको दिखाता हूं ग्रुप में क्या था, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आइए तो देखिए कैपिटल क्या है, हमारा प्राइमरी ग्रुप है। और वही अगर मैं यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को ओपन करता हूं तो दिखाता हूं आपको, तो ये क्या है, हमारा सब ग्रुप रहा ना, अंडर किसके गया, कैपिटल अकाउंट के गया। तो कैपिटल अकाउंट तो हमारा प्राइमरी है ना, तो ये इसके अंडर ये क्रिएट हुआ है ना, समझ में आ गया? ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप इस पे आके चेक भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है करेंट एसेट, मतलब स्थायी अस्थायी संपत्ति। यह भी प्राइमरी ग्रुप है। इसके अंतर्गत कंपनी के जितने भी अस्थायी संपत्ति होते हैं वह रखी जाती है। इसके 6 सब ग्रुप होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहले एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं साइड में, जैसे कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंट्स रिसीवेबल, ईटीसी। ये सारे हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं। तो इनमें से 6 ग्रुप जो हमने बताया आपको कि इसके 6 ग्रुप होते हैं करेंट एसेट्स के, जिसमें से सबसे पहला है बैंक अकाउंट। यह करेंट एसेट का पहला सब ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत हम सेविंग और करेंट जितने भी बैंक अकाउंट्स आप मतलब नाम आप क्रिएट करेंगे वो सारा आपका किसके अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसा कि यहां लिखा है कि हम सेविंग और करेंट बैंक अकाउंट को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक हमें यह सुविधा देता है कि हम जब चाहे बैंक में से पैसा जमा करें और निकालें। इसे करेंट एसेट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पैसे की तुरंत जरूरत होने पर हम इसे बैंक से निकाल सकते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत हम बैंक अकाउंट के लेजर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक, इस तरीके से बहुत सारे जितने भी बैंक्स के लेजर आप क्रिएट करेंगे वो सारा किसके अंडर ग्रुपिंग जाएगा, बैंक अकाउंट के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। यह करेंट एसेट का दूसरा सब ग्रुप होता है। कैश का लेजर कंपनी बनाते समय अपने आप बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैली में ऑलरेडी 2 लेजर्स क्रिएटेड होते हैं, सबसे पहला कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहां तक हम समझ लिया कि इसे करंट एसेट्स इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पैसे की जरूरत होने पर हमें इस खर्चे पर इसे खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्रुप के अंतर्गत हम बैंक अकाउंट के लेजर को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा क्या होता है, कैश का लेजर ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड होता है। तो कैश इन हैंड जो है वो आपका क्या है, यहां पे सब ग्रुप है हमारा। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट डिपॉजिट। यह करेंट एसेट का तीसरा सब ग्रुप होता है। इस ग्रुप के अंतर्गत फिक्स्ड डिपॉजिट, रेंटल डिपॉजिट इत्यादि लेजर बनते हैं। जैसे कि जो आपको पता है कि हाँ मुझे इतने समय बाद मुझे ये पैसा मिलेगा, जैसे एफडी वगैरह आप बैंक में करवाते हैं ना, तो वो सारे जो आप डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं वो सारे किस में जाते हैं, डिपॉजिट्स ग्रुप के अंतर्गत। क्लियर हो गया? इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि हमें पैसे की जरूरत होने पर हम इससे तोड़वा सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, डिपॉजिट एक तरीके का करेंट एसेट है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका लोन एंड एडवांस। यह करेंट एसेट का चौथा सब ग्रुप होता है। इस ग्रुप के अंतर्गत एडवांस पेमेंट के लेजर बनाए जाते हैं, जैसे कि सैलरी एडवांस, रेंट एडवांस, एडवांस टू परचेस फिक्स्ड एसेट ईटीसी। इसे करंट एसेट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बाद में हम एडवांस किए गए पेमेंट को टोटल दिए जाने वाले पेमेंट में से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी को 20,000 रुपये हमें देने थे फॉर एग्जांपल, लेकिन वो हमने सामान खरीदने से पहले ही उसको मान लीजिए कि 10,000 रुपये दे दिए उन्हें। ठीक है, तो जो 10,000 रुपये हमने एडवांस में पेमेंट किया तो मुझे सिर्फ अब देना कितना रह गया, 10,000 ना। तो मैं उनको 20,000 नहीं दे करके अब सिर्फ कितना दूंगा, 10,000। तो क्योंकि 10,000 रुपये वो एडजस्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दिया है।
पांचवा है आपका स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड यह करंट एसेट का पांचवा सब ग्रुप है होता है। इस ग्रुप के अंतर्गत ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लेजर बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसमें मान लीजिए कि कोई ओपनिंग स्टॉक है, पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, या क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, ठीक है, तो उसका जब लेजर क्रिएट होगा तो वो किसके अंदर जाएगा, स्टॉक इन हैंड। और ये भी एक प्रकार का क्या है, करंट एसेट है। करंट एसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टॉक सामान हमारी एसेट्स होते हैं, है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट है, या जैसे मान लीजिए कोई भी मशीनरी हो, कुछ भी हो गई, ये सारे आपके लिए क्या है, स्टॉक्स में रखा हुआ सामान जो आप सेल करना चाहते हैं, मशीनरी से रिलेटेड हो गया, या कोई भी स्टॉक, जैसे मान लीजिए कि आपका लैपटॉप बेचने का काम है फॉर एग्जांपल, तो लैपटॉप के स्टॉक्स आप रखे रहते हैं एक जगह, अब वहां से सामान उसको बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा, है ना। तो स्टॉक जो आपके पास है, तो उसको अगर आपको चढ़ाना है टैली में, तो उसको जो है स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स, ये करंट एसेट का सिक्स्थ सब ग्रुप होता है। यह व्यवसाय में जिन व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी आदि को हम उधार माल मतलब गुड्स बेचते हैं, या सेल्स, या जिन पार्टी से हमें पैसा लेना होता है, उन सभी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी आदि के खातों का लेजर जो हम क्रिएट करते हैं, उसको सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने किसी को पैसा उधार दिया, अब उससे वापस पैसा लेंगे भी तो जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है और दो व्यक्ति है, ए और दो, ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी दो व्यक्ति हमारे पास। अब ए और बी जो दो व्यक्ति हैं, तो ए गया बी के पास, ए ने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो बी ने पैसे दे दिए, तो ए क्या हुआ बी के लिए, डेटर, ठीक है ना। लेकिन ए जो हुआ, बी क्या बन गया उसके लिए, ए के लिए बी क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि उसको पैसा देना है ए को, समझ में आ गया। तो बी जो है पैसा लेगा किससे, ए से, और ए पैसा देगा बी को, क्लियर हो गया। तो जिससे हमें पैसा लेना होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेटर। तो किससे हम पैसा लेंगे, ए से, क्लियर हो गया, ये एग्जांपल था। अब नीचे, इसे करंट एसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैसे की जरूरत होने पर हम सन्ड्री डेटर्स से पैसे मांग सकते हैं। नेक्स्ट आगे, थर्ड है करंट लायबिलिटी। देखिए अब इसमें मैं अलग अलग स्पेसिफाई करके नहीं बता रहा कि प्राइमरी ग्रुप्स के पहले ये मैंने समझा दिया, फिर सब ग्रुप्स के नहीं, जो जिसके अंडर आ रहा है मैं सबको साथ में लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। तो टोटल जितने भी 28 है सभी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड, करंट लायबिलिटी। यह भी प्राइमरी ग्रुप है। करंट लायबिलिटी को हम चालू दायित्व भी कहते हैं। यदि हमें किसी भी फर्म, कंपनी या व्यक्ति को पैसे देने हैं तो वो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमें उसे पैसे देने होंगे। इसके 3 सब ग्रुप्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है ड्यूटी एंड टैक्सेस। यह पहला सब ग्रुप है। व्यवसाय में सभी प्रकार के टैक्स से संबंधित खाते लेजर्स के लिए ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप दिया जाता है, जैसे एक्सरसाइज, लोकल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, टीडीएस, जीएसटी आदि। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन। यह दूसरा सब ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत इनकम टैक्स का लेजर बनाया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोविजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे बैड डेप्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कि हाँ खर्चा आगे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए थे, अब वो व्यक्ति उसमें से मान लीजिए कि 5,000 रुपये उसने नहीं दिए, सिर्फ 5,000 रुपये ही दिए, तो 5,000 रुपये क्या होगा, बैड डेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर वो जो आप जिसको आपने पैसा दिया था उसने आपको पैसा दिया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, सन्ड्री क्रेडिटर। यह तीसरा सब ग्रुप है। व्यवसाय में जिन व्यक्ति, संस्था या फर्म, कंपनी आदि से हम उधार गुड्स खरीदते हैं या परचेस करते हैं, तथा जिन पार्टीज को हमें पैसा देना होता है, उन सभी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी आदि के खातों का जो लेजर क्रिएट होता है वो किसके अंदर जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसे करंट लायबिलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना होता है,
ठीक है ना। जैसे आपने किसी से पैसा उधार लिया है या किसी से सामान उधार खरीदा, तो बाद में तो पैसा देंगे ना आप उसको, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं 4-5 साल आप उसको रखेंगे, तो इसीलिए इसको करंट लायबिलिटीज के अंदर रखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट, जिसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। यह भी प्राइमरी ग्रुप है। इसके अंतर्गत व्यवसाय में उन उपस्थित सभी प्रकार के स्थायी संपत्ति का लेजर बनाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी इत्यादि। ठीक है। पांचवा है आपका इन्वेस्टमेंट्स। यह भी प्राइमरी ग्रुप है। यदि व्यवसाय में हम कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि इस निवेश से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के खातों को लेजर्स को इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत बनाते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के लेजर्स आप क्रिएट करेंगे उसको अंडर किसके ग्रुप रखना है? इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ऑल्ट प्लस टैब चलते हैं इसमें ऑल्टर में, और इसमें ग्रुप में चेक कीजिए तो जरा, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका क्या है? प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पे देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, नेचर ऑफ ग्रुप क्या है इसका? एसेट। तो ऐसे ही देखिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाकर के हर एक ग्रुप का आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा हमारा प्राइमरी है, कौन सा सब ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोन्स एंड लायबिलिटी, यह भी प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत कंपनी द्वारा लिया गया लोन के लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं। इसके 3 सब ग्रुप्स होते हैं जो इस प्रकार है। बैंक ओडी, यह लोन्स एंड लायबिलिटी का पहला सब ग्रुप है। लोन्स एंड लायबिलिटी क्या है? एक प्राइमरी ग्रुप है हमारा, उसके अंडर ये आता है सब ग्रुप आता है हमारा बैंक ओडी। इसके अंतर्गत बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका जो फुल फॉर्म है बैंक ओडी का, बैंक ओवरड्राफ्ट लोन का लेजर क्रिएट किया जाता है। ठीक है। मतलब जितने भी बैंक से आप लोन लेंगे वो बैंक ओडी के अंतर्गत आप डालेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका सिक्योर्ड लोन। यह लोन्स एंड लायबिलिटी का दूसरा सब ग्रुप है। इसके अंतर्गत हम बैंक द्वारा लिए गए लोन का लेजर क्रिएट करते हैं। इसे सिक्योर्ड लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक हमें बिना किसी सिक्योरिटी के लोन नहीं देता है, बल्कि हमें लोन लेने के लिए फिक्स्ड एसेट अथवा गोल्ड आदि को बैंक के पास बंधक रखना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ता है। थर्ड जो है अनसिक्योर्ड लोन, यह लोन्स एंड लायबिलिटी का तीसरा सब ग्रुप है। इसके अंतर्गत हम बैंक से लोन ना लेकर जब किसी रिश्तेदार अथवा मित्र से ब्याज पर पैसे लेते हैं, जिसके कारण हमें उसके पास कोई एसेट्स आदि बंधक के रूप में, मतलब सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखना होता है, इसलिए इसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड लोन का लेजर क्रिएट होता है। ठीक है। जैसे लोन फ्रॉम अनिल, लोन फ्रॉम अमित, किसी भी फ्रेंड से आपने या किसी भी रिलेटिव से आपने पैसा लिया उधार लोन पे, जिसके बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बैंक में इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन बैंक में क्या होगा, आपने सिक्योरिटी रखा कुछ ना कुछ। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, अनसिक्योर्ड लोन में आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता, आपको डायरेक्टली लोन मिल जाता है। नेक्स्ट आगे, इसे बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। 8th जो ग्रुप है हमारा वो है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। ब्रैकेट में ध्यान रखिए क्या लिखा हो, एसेट। यह भी प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत मिसलेनियस एक्सपेंस के लेजर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल में समझाता हूं मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए, मिसलेनियस एक्सपेंस का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रवि नाम का व्यक्ति था, वो आपके कंपनी में काम करता था। उसकी जो मंथली सैलरी थी वो थी 30,000 फॉर एग्जांपल। तो 30,000 थी। अब वो व्यक्ति जो है बीच में ही 15 दिन में काम करके वो छोड़ के चला गया, तो उसकी जो सैलरी बनी कितनी बनी? 15 दिन के हिसाब मान के चलिए कि अगर 30,000 है उसका मंथली सैलरी, तो 15,000 रुपए। ठीक है। तो अब वो व्यक्ति छोड़ के चला गया। अगर वो व्यक्ति पैसा लेने आया तो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। और अगर वो पैसा लेने नहीं आया तो वो पैसा कैश तो अभी आपके पास पड़ा है ना, तो आपके लिए क्या है? एसेट ही तो रहा। ठीक है ना। तो ऐसे जो खर्चे जो मतलब
होने की संभावना हो सकती है और ना ही भी हो सकती है, तो दोनों दोनों का इसमें लिखा है। मिसलेनियस एक्सपेंस भी हो सकता है या तो वो एसेट भी हो सकता है आपके लिए। क्लियर हुआ ना एग्जांपल से? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परचेस अकाउंट। यह भी प्राइमरी ग्रुप है। व्यवसाय में माल खरीदी मतलब गुड्स परचेस के सभी खाते लेजर्स को परचेस अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट किए जाते हैं तथा परचेस रिटर्न खातों को भी इसी ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। तो जब आप परचेस का लेजर बनाएंगे, परचेस का लेजर जब क्रिएट करेंगे तो वहां पे आप अंडर जो ग्रुप रखेंगे वो क्या रखेंगे? परचेस। और जब परचेस रिटर्न का भी जब आप लेजर बनाएंगे तो उस समय भी आप क्या रखेंगे? इसका ग्रुप परचेस। समझ में आ गया? जैसे कि परचेस, परचेस रिटर्न एक्सेट्रा। 10th जो हमारा ग्रुप है वो है सेल्स अकाउंट। ये भी प्राइमरी ग्रुप है। व्यवसाय में जो माल गुड्स बेचा जाता है उन सभी खातों को सेल्स अकाउंट ग्रुप दिया जाता है तथा सेल्स रिटर्न खातों को भी इसी ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट किया जाता है। मतलब जितने भी सेल्स से रिलेटेड आप लेजर क्रिएट करेंगे उसको सेल्स अकाउंट के अंतर्गत ही रखेंगे, जैसे कि सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या होता है वो समझते हैं। ये सभी प्राइमरी ये भी हमारा क्या है? एक प्राइमरी ग्रुप है। यदि व्यवसाय में किसी तरह का प्रत्यक्ष आय होता है, अब देखिए ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने समझा देता हूं डायरेक्ट इनकम का, जिनको इनके बारे में नहीं पता कि डायरेक्ट इनकम्स क्या होते हैं। सामने तो लिखा हुआ है, प्लस एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि जितने भी इनकम्स आपके बिजनेस से रिलेटेड मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका लैपटॉप बेचने का काम है, आपका लैपटॉप का कंपनी है, तो लैपटॉप बेचने पर जो प्रॉफिट आपको हुआ वो क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट इनकम। जैसे कि 10,000 का लैपटॉप था, 20,000 में बेचा, तो आपका क्या हो गया? इनकम, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि यह भी एक प्राइमरी ग्रुप है। यदि व्यवसाय में किसी भी तरह का प्रत्यक्ष आय होता है, अर्थात ऐसी आय जो माल गुड्स को सेल करने से संबंधित हो, तो ऐसी आय का लेजर जो बनते हैं उस समय हमें डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट किया जाता है, जैसे सेलिंग ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अब क्या होते हैं? अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या कहलाएंगे? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। अब इसको एक छोटी सी भाषा में समझ लीजिए, जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारा आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग सामान होने से लेके होने तक, मैन्युफैक्चरिंग होने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग होने तक जितने भी आपके खर्चे होंगे सारे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपके जितने भी चीजें आती हैं वो सारा आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जैसे कि वेजेस हो गया, फ्रैट हो गया, कैरिज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये जिस साइड आपके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे आपके क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद इनकम इनडायरेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट इनकम्स हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, वैसे इनडायरेक्ट फिर लिखा इनकम इनडायरेक्ट। ठीक है ना, या तो डायरेक्ट इनकम कह लीजिए या तो इनकम इनडायरेक्ट कह लीजिए, बात सेम है। इनडायरेक्ट इनकम कह लीजिए या इनकम इनडायरेक्ट कह लीजिए। क्लियर हो गया? यह भी प्राइमरी ग्रुप है जब व्यवसाय में किसी तरह की अप्रत्यक्ष आय होती है। मतलब ये हो गया, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि डायरेक्ट इनकम्स वो इनकम होते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। अब इनडायरेक्ट इनकम्स कौन से होते हैं? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो। जैसे कि आपका लैपटॉप सेलिंग का काम है, आपने लैपटॉप सेल किया, उससे जो पैसा आया, जो प्रॉफिट हुआ, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट इनकम। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम्स वो होंगे जैसे कि मान लीजिए कि आपने लैपटॉप ना सेल करके आपने किसी को उधार पे पैसा दिया। फॉर एग्जांपल आपने उस किसी को उधार पे पैसा दिया, तो उससे जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो आपके लिए क्या कहलाएगा? इनकम इनडायरेक्ट कह लीजिए या इनडायरेक्ट इनकम कह लीजिए, बात सेम है। समझ में आ गया? जो बिजनेस से हट के आपको जो पैसा इनकम आता है वो सारा क्या कहलाता है? इनकम इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम, बात सेम है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो
ये सभी ये भी जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट जो है ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। जब व्यवसाय में किसी तरह की अप्रत्यक्ष आय होती है, अर्थात ऐसे आय जो माल मतलब गुड्स को सेल करने से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, ऐसी आय के लेजर्स बनाते समय उन सभी लेजर को इनकम इनडायरेक्ट ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव एक्सेट्रा। उसके बाद 14 हमारा ग्रुप है, वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो। बिजनेस से रिलेटेड का मतलब ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंतर्गत ऐसे लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं जो व्यवसाय में वस्तुओं के खरीदते समय या वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित ना हो। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे एग्जांपल के लिए आप एलईडी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो एलईडी को जब जैसे उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो तो खरीद के लाएंगे ना आप। ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल आप खरीद के लाएंगे तो वो जो उसका पैसा आप देंगे, जो किराया देंगे आप, भाड़ा जो उसका आया, तो उसका जो पेमेंट आपने किया वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हुआ। प्लस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पावर एंड फ्यूल यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। समझ में आया, क्योंकि उस समय मशीनरीज को चलाने के लिए ज्यादा फ्यूल क्या बोलते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज्यादा पावर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उस समय जो उससे रिलेटेड खर्चा हुआ वो भी सारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहलाएगा, अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, सारा चीज काम हो चुका है, जैसे कि सैलरी का आपने पेमेंट किया, ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग आप अभी कर रहे हो तो तुरंत थोड़ी पेमेंट आप कर देते हो, उसको मंथ के एंड में करोगे ना आप। क्लियर हो गया। या फिर इसको सीधी सीधे भाषा में इतना समझ के चलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम तुरंत मतलब जो किसी भी चीज का तुरंत पेमेंट कर दिया जाए वो सारे क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। और अगर कुछ समय बाद किया जाए वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा वस्तुओं के खरीदते समय या वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होते हैं, तो ऐसे सभी खर्चों के लेजर्स बनाते समय उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट किया जाता है, जैसे लीगल एक्सपेंसेस, चार्जेस, सैलरी, ऑडिट फीस, फ्यूल एक्सपेंस, लीगल चार्ज, बैंक चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट 15, जिसे बोलते हैं ब्रांच डिवीजन। यह भी प्राइमरी ग्रुप है। यदि हमारी कंपनी में बड़े पैमाने पर काम होता है, अर्थात हमारी कंपनी की किसी अन्य क्षेत्र में भी ब्रांच है और हमें उन ब्रांचों से भी पैसा आता है, तो उन सभी ब्रांच डिवीजन से संबंधित खातों को ब्रांच डिवीजन ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि एक्सेलेंट कंप्यूटर एजुकेशन ब्रांच हो गया, बाराबंकी हो गया, अकाउंट हो गया, एक्सेलेंट कंप्यूटर हो गया एजुकेशन ब्रांच, कानपुर अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी जो कंपनी है जिसका बड़े पैमाने पे बिजनेस चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आईसीए है एग्जांपल के लिए, तो आईसीए के कई सारे फ्रेंचाइजेस लेके बहुत सारे ब्रांचेस उसके चल रहे हैं। एग्जांपल ऐसे हो सकता है जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए कि एमके लिमिटेड कोई कंपनी है जिसके कई सारे ब्रांचेस खुले हुए हैं। ठीक है ना। तो उस तरीके का अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो वहां पे जो ग्रुपिंग की जाती है ब्रांच की, तो ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको जितने भी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट आपको आज मैंने समझाए, वो एक एक कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हुआ कि आखिरकार क्यों जरूरी है हमारे लिए ग्रुप्स और लेजर्स क्रिएट करना। क्योंकि जब तक आप इनके महत्व के बारे में नहीं समझेंगे कि क्यों जरूरी होता है, तब तक आप इसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मुझे पहले लगा कि नहीं, पहले आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तो पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, जो हम इसके प्लेलिस्ट अलग से बना रहे हैं, उसमें आपको हम समझाएंगे एक एक ग्रुप का यूज कैसे किया जाता है, उसको प्रैक्टिकली वे में हम समझाएंगे। इसमें सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली आपको एक एक चीज समझाया, उसमें आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज समझाऊंगा कैसे उसका यूज किया जाता है।
ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं और कुछ रह तो नहीं गया इसमें हमारा। तो इसमें जो जो चीजें हमें समझनी थी वो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो आज के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाया कि लेजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्रुप्स का इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। जब तक आपको ग्रुप्स का प्रॉपर मैनर में नॉलेज नहीं रहेगा कि किस ग्रुप के अंतर्गत क्या जाएगा, तब तक आप टैली में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हुआ, प्लस किस लेजर को किस ग्रुप के अंडर रखना है इसका मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। आज का जो सेशन हुआ है उसका वीडियो के अंतर्गत ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत जाता है, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी टैली में। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका बैलेंस शीट प्रॉपर मैनर में बनेगा, तभी आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तभी ट्रायल बैलेंस क्लियर होगा, तभी आपका बैलेंस शीट अच्छे से बनेगा, वरना हर बार गलत होगा आपका। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कुछ लेजर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उसका कौन सा ग्रुप जाएगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे ये मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप अपना यूज कर पाएंगे। ये तो थोड़े बहुत हैं, इसमें और भी मैं आपको इससे रिलेटेड लेजर्स और ग्रुप के जो लिस्ट है वो मैं आपको बीच बीच में प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।